नमस्कार साथियों। आज के इस कक्षा में हम सभी आरएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र द्वितीय जो है प्रशासकीय नीति शास्त्र, जो उसका टॉपिक है यूनिट 1 में, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ब्रीफली थोड़ा सा बताऊंगा इस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस आपके इस एग्जाम में है, इसकी जो तैयारी है वो आपको किस तरीके से करनी है, कम से कम समय में आप इस विषय को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या क्या इसके सोर्सेज हो सकते हैं और पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, उन सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। हमारी जो आर एस जंक्शन एप्लीकेशन है उस पर एक प्रशासकीय नीति शास्त्र के बहुत से वीडियोस एक कोर्स के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। तो अगर आप प्रशासकीय नीति शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, खास करके मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं, तो वहां पर आप इसे देख सकते हैं। मैंने बहुत आसानी से आराम से उनको बताने का प्रयास इसमें किया है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक निवेदन है, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में ये देखिए, ये क्या है। ये दोस्तों आपका सिलेबस है, ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस वैसे तो लगभग जो है 12 से 13 पेजेस के अंदर कवर होता है पूरा, अगर हम देखें प्रिंट अगर निकालोगे। लेकिन मैंने इसको क्या किया है कि थोड़ा सा काट पीट के और केवल 4 पेजेस में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और 4 पेज में निकाल कर इसको आप इस तरह से चिपका सकते हैं अपने। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी दे दिया है। जो मैं मेहनत करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जाना चाहिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। आपको बहुत बड़ी जगह में नहीं घेरना पड़ेगा, मैंने बस इतना सा जगह में कर रखा है, तो मुझे बार बार कहीं पर खोल कर देखना नहीं पड़ता। मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मुझे टॉपिक देखना है कि ये मेरे काम का या नहीं है, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाना चाहता। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, ये यही पूरा हो जाए ना तो हम गंगा जी ना जाएंगे, पहली बात ये है, ठीक है। तो आप भी ये कीजिए, अपने कमरे में इस तरह से इसको चिपका लीजिए, ये बहुत होना जरूरी है। पीछे मत देखिए, ये किताबें अभी आपके काम की नहीं है, अभी आप पढ़िए। ये बाद में आप पढ़ें जब आप खाली टाइम में रहें। तो बात करते हैं एथिक्स या प्रशासकीय नीति शास्त्र की। दोस्तों, पूरे के पूरे सिलेबस में प्रशासकीय नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो अलग अलग जो आपके पोर्शंस हैं उनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक कवर करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं प्रशासकीय नीति शास्त्र के सिलेबस की बात करूं तो हमारा पहला टॉपिक आता है महापुरुषों, समाज सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से शिक्षा, ठीक है। और ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक है, ये आपके सिमिलर है भारतीय इतिहास के टॉपिक 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन और भारत का स्वतंत्रता संग्राम से। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसकी बात करते हैं? महापुरुषों की, समाज सुधारकों की, और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रशासक रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, उनकी। तो चाहे अब वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो आपके जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, वो आपके विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, इनके, गांधी जी हो, इनके जो विचार हैं वही यहाँ पर है, वही वहां पर भी है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मूल्यों की, तो मूल्यों की बात हम करते ही सीधे आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जिसको समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र में भी मूल्य जैसा जो है टॉपिक हमको पढ़ना पड़ता है, तो वहां से ये आपका रिलेटिव हो जाता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं वैश्विक नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों की, तो विश्व इतिहास में जो आपका पुनर्जागरण वाला क्षेत्र है, वहां पर वो थोड़ा सा जुड़ जाती है चीजें। जैसे कि हम रूसो की बात करते हैं, कांट की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वहां से रिलेटिव हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे पोर्शन की बहुत से, जैसे प्रशासकों का आचरण और राजनीतिक अभिवृत्ति वाला टॉपिक आ गया, तो ये भी आप देखिए कहां पर मिलेगा आपको। आपके तीसरे पेपर के अंदर जो आपका भारतीय सॉरी जो प्रशासनिक जो नीति, सॉरी प्रशासनिक लोक प्रशासन वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो वहां से आप इसको कंपेरिटिवली देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आप देख सकते हैं। मुझे लग, हाँ, प्रशासकीय नीति शास्त्र मैंने इस पोर्शन को छोड़ दिया है, शायद मेरे सिलेबस में मुझे दिखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नीति शास्त्र है ये पूरा का पूरा आपके अलग अलग टॉपिक्स को जुड़ता है। दूसरे नीति शास्त्र सब्जेक्ट के साथ में एक समस्या ये है कि अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा आएगा, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा खेल है। मतलब हम जब इसकी शुरुआत ही करने लगते हैं, तो हम जब बात करते हैं नीति शास्त्र और नैतिकता की, तो वैसे तो हमको ये दोनों शब्द एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। हम नैतिक शास्त्र आचार नीति बोल रहे हैं या नीति शास्त्र बोल रहे हैं, एक ही इंग्लिश में एथिक्स बोलते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हमको बात करें नीति शास्त्र नैतिकता की, तो वो अलग हो जाते हैं, एथिक्स और मॉरलिटी। फिर एथिक्स क्या है, मॉरलिटी क्या है, वो आपको समझना पड़ता है, उन वर्ड्स का मतलब क्या है। कहीं पर मॉरलिटी पूछ लिया आप एथिक्स लिख के आ जाएंगे, एथिक्स पूछ लिया आप मॉरलिटी लिख के आ जाएंगे। तो इसमें आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, आपको इसमें हिंदी में भी समझना पड़ेगा, इंग्लिश में भी समझना पड़ेगा। जैसे कि धर्म, धर्म क्या है? अब अगर इंग्लिश में उसको रिलीजन दे रखा है, ठीक है, तो वो पंथ है, धर्म नहीं है उसका मतलब।
लेकिन अगर वहां पर धर्मा लिखा हुआ है तो फिर वो धर्म है। तो इस तरह से, जैसे कि कई बार ये आपको डिफाइन करने में भी मदद करेगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि सद्गुण क्या है, ठीक है, तो सद्गुण को आपने वर्च्यू करके पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अब सद्गुण अगर हिंदी में हम देखें तो सद यानी होता है अच्छा, और गुण मतलब कोई भी एक एक ऐसा एक ऐसा प्रत्यय संप्रत्यय जो कि हमारे जीवन में या फिर परमानेंटली किसी में है, उसको हम गुण के रूप में देगा। वो दुर्गुण भी हो सकता है, मतलब जो बुरा है, जो नहीं करना चाहिए, जो अच्छा है, जो करना चाहिए लगातार, तो वो सद्गुण है। अब सद्गुण क्या हो सकते हैं, जैसे कि सत्य बोलना। तो सत्य बोलना ये क्या है, एक सद्गुण हम बोलते हैं कि सत्य बोलना एक सद्गुण है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सच बोलने की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर हमको इसकी परिभाषा याद करनी है तो हमको कैसा करना पड़ेगा कि सच बोलने का जो कर्म है, सच बोलना भी तो एक कर्म है ना, तो सच बोलने का जो कर्म है, इसकी लगातार जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक गुण विकसित हो जाता है। लगातार अभ्यास से हमारे अंदर एक गुण आ जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सद्गुण कह देते हैं। इस तरह से हमको सामान्य शब्दों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो इसका मटेरियल बहुत है। अगर आप देखोगे तो बहुत सी मार्केट में आपको किताबें मिलेगी मोटी मोटी, जिनको देख करके आपका मन करेगा इनको पढ़ लें, लेकिन उनकी भाषा इतनी बेकार होगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक बुक आती है जी सुब्बा राव करके और इस तरह की, तो वो इतनी मोटी बुक है, मैंने उसको देखा, उसकी उसका ट्रांसलेशन ही सही नहीं है। सच बता रहा हूँ, उसका इतना बेकार ट्रांसलेशन है कि उसको आप पढ़ नहीं सकते ढंग से। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बुक सजेस्ट करूँ जो ऑथेंटिक हो और जो बच्चों को पसंद भी आए और साथ में उसको पढ़ना भी इजी रहे। तो मार्केट में भी एक बुक अवेलेबल है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, और इनको आप जानते भी होंगे। ये धर्मेंद्र सर हैं, ठीक है। बहुत नाम है इनका, पतंजलि आईएएस करके इनका प्लेटफॉर्म भी है। तो देखिए, मैं अगर आपके काम की कोई भी चीज़ है ना, उसको बताने से कोई गुरेज नहीं करूंगा। जो टीचर अच्छा है वो है। तो आप क्लासेस में भी देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल, लेकिन नोट्स अगर आपको चाहिए ना, तो आप ये बुक आपको मैं प्रेफर करता हूँ। ये धर्मेंद्र सर की बुक है, च्यवन प्रकाशन करके इसको प्रकाशित करता है, ये कोई प्रकाशन है, ठीक है, पल्स एजुकेशन सीरीज के नाम से। मुझे ये बुक क्यों अच्छी लगी उसका मैं कारण बताता हूँ। क्या होता है कि हमें अप्लाइड एथिक्स पढ़नी चाहिए, मतलब एथिक्स तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता क्वेश्चन कैसे आएंगे। इस बुक की जो सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी ना, वो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके अंदर आपको जो है ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी चीजें दी हुई है। मतलब जब आपका टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसके बाद में इन्होंने 2 नंबर के 5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन देने की कोशिश यहाँ पर की है, और वही चीज मुझे इस बुक में सबसे अच्छी लगी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इन्होंने दिया है। और दूसरी बात, ये बुक आपके जो निबंध वाला पोर्शन है ना, उसमें भी मदद करेगी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कोट्स दे रखे हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है। तो काम के जो कोट्स हैं, अगर उनको आपको समझना है तो डेफिनेटली आपको इस बुक को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो देखिए, कुछ तो प्रश्न दे रखे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। बहुत से प्रश्न जो है इन्होंने दिए हैं, तो ये प्रश्न आपकी प्रैक्टिस में मदद करेंगे, पहली बात तो। इसी के साथ में इन्होंने कई जगह पर जो है कुछ कुछ चैप्टर्स में, सब में नहीं है, सब में मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे मैंने देखे हैं जिनके अंदर इन्होंने जो है क्या किया है, प्रश्न और उत्तर के रूप में चीजों को दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको फायदा यहाँ पर होने वाला है। देखिए, ये देखिए, जैसे इसमें दे रखा है कि गीता मतानुसार ज्ञान क्या है, कर्मयोग का आशय क्या है, स्वधर्म क्या है। तो इस तरह से जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको प्रश्न भी दिखता रहता है और उसमें आपको उत्तर भी साथ का साथ मिलता जाएगा। इसमें लास्ट में कुछ केस स्टडी भी दे रखी है, तो केस स्टडी भी आप चाहते हैं देखना तो केस स्टडीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो एक कुल मिलाकर के ओवरऑल ये एक अच्छी बुक है, जो मैं मानता हूँ कि आरएस के लगभग सभी बच्चों के पास में होनी चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। भले ही आपको किसी भी टीचर से आपने पढ़ा हो, कुछ भी नोट्स आपको दिए हो, लेकिन ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पतंजलि वाले जो धर्मेंद्र सर है, इनका मैं भी शिष्य रहा हूँ, मैंने इनसे पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया भी है बाद में इनसे पढ़ करके। तो मेरी नज़र में अच्छे उत्तर लिखने की अगर बात करें तो इनके नोट्स में काफ़ी बेहतर कंटेंट दिया हुआ है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ने का मैंने बता दिया, आप हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखो। जब भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उनकी परिभाषा याद करो, इसमें परिभाषाओं का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सीधा आ जाती है, स्ट्रेट, ठीक है। और तीसरा, अप्लाइड, अप्लाइड बहुत आता है, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि गीता जो है उसका प्रशासन में क्या महत्व है, मानव के जीवन में डिलेमा से बाहर निकलने में वो कैसे मदद करता है। पढ़ते टाइम आपके दिमाग में वो सारी चीजें रहनी चाहिए जो आपके सिलेबस में प्रशासकीय नीति शास्त्र में दे रखी है, जैसे नैतिक चिंता, द्वंद्व, चुनौतियां, इनका समाधान करने में ये सारे सोर्सेस कैसे काम कर सकते हैं। तो उनके अच्छे गुण जो भी दिए हुए हैं, उनमें अच्छी जो बातें दी हुई है उनको उनसे जोड़ना, ये आपको आना चाहिए।
ठीक है, ये तो हो गई बात इसके मटेरियल की। अब बात आती है कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। लगातार आप जब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे प्रश्न देखेंगे, तभी जाकर के आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे आर्य जंक्शन पे मैं आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो रही है 5 नवंबर से। 15 टेस्ट है, और मार्केट की कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी टेस्ट सीरीज से क्वालिटी में तो कंपेयर नहीं करेगी, और ना ही प्राइस में, क्योंकि केवल और केवल 4,000 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज आर्य जंक्शन पर अवेलेबल है। ठीक है, तो बस अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आप बड़े कोचिंग्स में जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी कॉपियां शायद कुछ फेल बच्चे चेक कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कुछ पास हुए बच्चे जिन्होंने मेंस क्लियर किया, जैसे मैं हूँ, मनीष सर है हमारे साथ में, दीपक जी हैं, तो वो सारे लोग भी आपकी कॉपियां चेक करेंगे। तो ये एक आपको फायदा यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि मैं जब अपनी खुद की कॉपियों को देखता हूँ या उनका एनालिसिस करता हूँ, तो मैं हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करता हूँ कि नहीं यार, तो बहुत कमी है इसमें, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वही चीज आपके साथ भी होगी, और इसका फायदा आपको मिलेगा कि आपके उत्तरों में निरंतर सुधार होगा। तो कमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो रियल हो, उसमें ये नहीं कि आपको बस जो आंसर नहीं दिया उसको लिख दिया, उसके लिए तो आपको आंसर की अलग से देंगे, लेकिन जो कमियां आपके उत्तर में, आपके लेखन में क्या सुधार होना चाहिए, आप क्या अशुद्धियां कर रहे हैं, कहीं पर कर रहे हैं तो उनसे कैसे बचें, ये सारी सलाह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो 5 नवंबर से शुरू हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहेंगे, और जो कुछ आपको सहयोगी चीजें वो मैंने आपको बता दी है वो आप देख सकते हैं। बाकी और भी कुछ सोर्सेज अगर आपके पास हों तो आप उनका प्रयोग करें, लेकिन लिमिटेड रहें, बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय जो है उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। रिवीजन बाद में बहुत टफ पड़ जाता है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली कक्षा में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लाऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर के ये सिलेबस लेना ना भूलें। आर एस जंक्शन ऐप पर हमारी फ्री क्लास जो प्रशासनिक नीति शास्त्र की है उसका लाभ उठाएं, और बाकी जो भी आपको कंटेंट हम दे रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हमारे हैं, उनका भी लाभ आप ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।